गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आरएम सीरीज। ठीक है। आरएम सीरीज में हमने बताया था क्या है, हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के 2024 वाला जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया था कि क्या क्या हमको पढ़ना है इसके अंदर। सिलेबस हो ही गया था हमारा। ये हमने बता ही दिया था कि 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 नेगेटिव है। और जो क्वेश्चन आप पेपर में नहीं अटैम्प्ट करोगे उसमें फिफ्थ ऑप्शन बनना है, अदरवाइज आपको नेगेटिव मिलता है वही 1/3। और 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने अगर नहीं अटैम्प्ट किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमारा जो इस बार का सिलेबस था 2024 में, जो 9 तारीख को सिलेबस निकला था, वो हमने सिलेबस आपको दिखा दिया था। इसमें हमने पॉलिटी वाला डिस्कस किया था। इंडिया वाले पूरे टॉपिक को, सब्जेक्ट को हमने 5 से 6 मेजर डोमेन में डिवाइड किया था। वैसे ही राजस्थान वाले को 5-6 मेजर डोमेन में डिवाइड किया है। और हम देखेंगे हर डोमेन से कहीं ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमने ओवरव्यू लिया था कि 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। एक रफ एस्टिमेट, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन हाँ, ये ऑफिशियल पेपर है 2024 का, जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था। और इसकी ऑफिशियल की आई थी, उसी की बेसिस पे हमने लिया है। तो जो मैं आपको वो चीज़ बता रहा था, कई बार क्या कि बच्चे ये चीज़ मिस कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक ऑप्शन मैंडेटरी लिखा हुआ है, देखो, वन ऑप्शन फिल करना है। वन ऑप्शन का मतलब ये चारों में से एक या फिर एक फिफ्थ जो ऑप्शन है उसमें से आपको एक फिल करना है। ओनली ब्लू पेन यूज़ करना है आपको, वाइटनर यूज़ नहीं करना। ये देखो, वाइटनर ना यूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि ऐसे है ना कि आप बताइए कि बाहर पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उसमें क्या है कि वो ओएमआर में अगर आपने गलत भर दिया तो वो लोग क्या करते हैं, वाइटनर लगा के फिर वो दूसरे ऑप्शन भर देते हैं। तो उस चीज़ से रोकने के लिए भी इन्होंने बनाया गया था ये वाला रूल, शायद शायद 5 ऑप्शन दे रखे, साफ साफ लिखा हुआ है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, ये देखो पॉइंट नंबर 9, 10, 11, ये 3 अच्छे से पढ़ो। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू डार्कन द फिफ्थ सर्किल, फिफ्थ, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो पांचवा अटेम्प्ट करो। इफ नन ऑफ द 5, कि मतलब 4 नहीं आते थे, पांचवा नहीं करा तो 1/3 ऑफ द मार्क, 1/3 ऑफ द मार्क वही हो गया, नेगेटिव हो जाएगा आपका। और उसके बाद में है कि पेपर, अब इसमें क्या चीज थी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोल रहा है कि सोल्व द पेपर, क्वेश्चन पेपर एंड कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगी किसके लिए, पेपर सोल्व करने के लिए। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं ना कुछ सेंटर पे, वो कर जाते हैं यहाँ पे मिसबिहेव, क्योंकि उनको नहीं देना होता पेपर। उनको बस ये है कि 12 बज गए, पेपर सबमिट करो, मुझे घर जाना है। तो वो 10 मिनट के चक्कर में, ये 10 मिनट आप इग्नोर मारना कि जरूरी नहीं है आपको मिले। इसको अगर मिल गया तो अच्छी बात है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। लेकिन ये 10 मिनट के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप ये कहोगे चलो जब 10 लास्ट की 10 मिनट मिलेंगे उसमें करूंगा। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये 11 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी पांचवा सर्किल नहीं फिल करे, क्या, 10% ऑफ द क्वेश्चन, 10% ऑफ द क्वेश्चन कितने हो गए, 150 है तो 15 हो गए। हम्म। तो उसमें डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। और एक ये चीज़ है कि कोई भी पेपर में करेक्शन होता है तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, उसमें इंग्लिश वर्जन को ही ट्रीट स्टैंडर्ड करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्जन से बनता है, हिंदी तो बस कॉपी पेस्ट ही होता है उसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाला पेपर। इसमें क्वेश्चन हम 16 से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, फंडामेंटल राइट पे जो क्वेश्चन आया था, ये पॉलिटी का हमारा पहला क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट पे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, उसमें क्या पूछा था कि कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो प्रोवाइड करते हैं ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो, अब आपको कैसे मानोगे, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है कि कौन से राइट्स होते हैं जो सिटीजन को मिलेंगे, कौन से नहीं मिल, मतलब सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, और कौन से फॉरेनर को भी दे सकते हैं, कि मतलब अगर हम फॉरेनर को दे रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो ब्रॉडर कैटेगरी में करोगे। अगर आप ये वाला लेवल पे आप सोच सकते हो तो आपको हो गया कि भाई आपको चलो बेसिक स्ट्रांग है। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो इसमें जो लक्ष्मीकांत जो अपने वाली बुक है पॉलिटी की, उसके अंदर जो ये फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है, उसमें जहाँ पे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होने से पहले ही ये बॉक्स दे रखा है, उसमें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 से लेके 28 ये सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, और बाकी के जो राइट्स है ना उसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 19 नहीं 20, एक सेकेंड, हाँ,
कि जो आर्टिकल 20 है ना, इससे ये वाले आर्टिकल है जो हम बाहर वालों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मेनली लाइफ से ओरिएंटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर वगैरह वो सब है। और ये राइट्स हम फॉरनर को दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से राइट है जो सिर्फ इंडियन को देने चाहिए? अब इसमें आप सीधा सा देखो, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फॉरनर को दे सकते हो? नहीं दे सकते, सिर्फ इंडियन को देंगे। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी रिसोर्स यूज करने वाला, फिर आर्टिकल 16 क्या है? रिजर्वेशन वाला है। तो ये वाले जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल सिर्फ हम इंडियन को देंगे। और उसके बाद में आर्टिकल 19, आर्टिकल 30, ये कौन से आर्टिकल है? ये है अपने कल्चर ओरिएंटेड माइनॉरिटीज को जो राइट मिलता है, एजुकेशन राइट्स वाले। तो ये वाले वो राइट्स होंगे जो जिसके लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, रिसोर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो वो वाले राइट्स है हम सिर्फ सिटीजन के लिए करेंगे, क्योंकि भाई टैक्स पेयर का पैसा है तो इंडियन के लिए ही यूज होना चाहिए। तो अब इसमें अब इसका ब्रॉडर कैटेगरी से देखोगे, जैसे 20, 21, 25 आ गया, 21, 25, 23, ये 3 कट गए, 19, 29, 16, ये 14, और 18, 17 तो वैसे भी सबको ही अवेलेबल होता है, अनटचेबिलिटी है वो तो। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, और आपको इसको बेसिक नॉलेज जैसे ये मैंने आपको बताया, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो किस पे आया क्वेश्चन, है फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम सिर्फ करते हैं नेक्स्ट वाले पे, पॉलिटी का क्वेश्चन सेकंड। क्या है? इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था क्या चीज? सिक्योर फ्री लीगल एड टू एनी सिटीजन। अब देखो, ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कुछ फेमस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो आपको हमेशा पढ़ने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेवंथ, ऐसा नहीं कि मैं सारी लिस्ट बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 42 हो गया, 44 हो गया, 52 हो गया एंटी डिफेक्शन वाला, 73 हो गया, 74 हो गया, 97 हो गया। 97 से तो जो लास्ट वाले लेटेस्ट है वो सारे ही करने हैं आपको, लेकिन आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने हैं, प्लस इनके बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। आप देखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप पॉलिटिकल नहीं तो भी 3 से 5 क्वेश्चन कर पाओगे। तो 42 था ये वाला अमेंडमेंट, फ्री लीगल एड वाला, इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो इसमें आ जाएगा 76। और चलो इसको भी याद करना होगा, अगर ये 6 है ना, देखो 42 को आप लिखोगे 4+6 इक्वल 4+2 इक्वल टू 6, और जो कौन सा था 44 था वो था 1978, इसको लिख दो 4+4 8। मतलब ये ट्रिक है एक तरीके से, नॉर्मली आप इसको ऐसा नहीं है कि करो। हाँ, तो ये आपका फैक्चुअल नॉलेज था, और बेसिक में भी आता है, ये दोनों कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। बेसिक माना जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जो जो चीज एक्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप बेसिक में डालोगे, और फैक्चुअल भी है ये वाला। कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब लेकिन इस बार क्या है कि ये पहली बार हुआ है कि ये वाली चीज जनरली पूछी नहीं जाती थी, ये पहली बार पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज हुआ है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो फिर उसके अगेंस्ट में किसी ने अपील फाइल की होगी केस में, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता था। अब देखो इंदिरा गांधी वाला कब का इशू था? ये उससे रिलेटेड था, इलेक्शन से रिलेटेड था इंदिरा गांधी जी के। इंदिरा गांधी क्या था कि पीएम का इलेक्शन है ना, वो उससे बाहर निकाल दिया था कि जो भी पीएम बन जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बन सकती इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो इंदिरा गांधी 42 वाला अमेंडमेंट आया था, तो उससे पहले वाले अमेंडमेंट में किया था इन्होंने, ये था 39। मिनर्वा मिल केस आपको पता ही है, फेमस केस था। फिर ये 52 वाला, ये किससे था? एंटी डिफेक्शन से। एंटी डिफेक्शन में पावर किसके पास होती थी? स्पीकर के पास होती थी, कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, कि भी स्पीकर ही लेंगे कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। तो उसको चैलेंज किया था इन्होंने, फेमस केस है ये, आपको लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है और बुक्स में भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़, दो चीज़ें सही होगी। क्या मैं इन दो चीज़ों से कर सकता हूँ? और बता देते हैं। अब ये वाला केस देखो, ये केस आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज थी कि क्या मैं इनसे दो से, मिनर्वा मिल वाला भी फेमस केस है, इसको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर मैं ऐसे दो ऑप्शन बताओ जिसमें इंदिरा गांधी वाला कौन सा था 39 वाला, ए में थर्ड एक में ही है, बी छोड़ो, सी, बी वाला सिंपल है वैसे। और ये सी कौन सा था? सी में ऑप्शन आ रहा है आपका सेकंड,
सी में आ रहा है सेकंड, एक ही ऑप्शन बचा है मेरा, ठीक है। और मिनरवा मिल वाला हो गया, ये हो गया, बी में 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। इसमें आप कर दोगे, आपको मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट नॉलेज हो, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है और उससे भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट का। ये देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, पॉलिटी में एक ब्लैक शिप का ध्यान रखना। जब भी इनकरेक्ट में जनरली एक ही स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट करना है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट सही होंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अपने को पता है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं वो क्या इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एमपी होंगे और इलेक्टेड एमएलए होंगे। एमएलए कौन से, स्टेट और यूटी वाले। ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द कलीग इज डिसाइड बेस्ड ऑन द सेंसस 1971 इज कंटिन्यू टिल, कहाँ तक है ये, इस तक। अब देखो ये वाली चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कोई बात नहीं, वैसे भी चलो मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ कि देखो गवर्नमेंट ने मे भी डेलिबरेटली किया है, पता नहीं कोई रीज़न हो सकते हैं कि इलेक्शन सॉरी, अगली जनगणना जो थी वो 2021 में होनी चाहिए थी, 10 साल के अंदर होनी चाहिए। फिर वो कोविड आ गया, उसके बाद में फिर वो कुछ टेक्निकल बोल दिया कि भाई हम इस बार पूरा डिजिटलाइज करेंगे। फिर उन्होंने डिले किया, 23 में आए, फिर 24 आ गया, अब 25 आ गया। अब इन्होंने पता है गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कि गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर हमने को जो डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी ना, उसमें एक्ट में हमने जो 2002 वाला एक्ट था उसमें 2026 का वो 71 वाला 2026 का डाल रखा है। अगर उससे पहले सेंसस कराएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये देख लेना कि ये जो 2026 के बाद में ही सेंसस होगा आपका, ये इसीलिए होगा क्योंकि इस वाले एक्ट के कारण था। ये गवर्नमेंट की अपनी वो मतलब रीज़न है। फिर देखो, इलेक्शन हेल्ड बाय द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, ये बात भी सही है। इसमें चलो आपको नहीं पता कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ आपको नहीं पता होगी कोई बात नहीं, ये भी सिंपल है। अब देखो, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेटस विल बी मैनी वोट मल्टीप्लाई बाय 100 इन द क्वेश्चन ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन। अब ये देखो 100, अब आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो वहां पे देखना आपको 1000 मिलेगा, पहली चीज। और वैसे भी देखो, अगर आप पॉपुलेशन है इसकी, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होगी, कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ है। तो ऑन एन एवरेज एक स्टेट की पॉपुलेशन 2 से 3 करोड़ तो होगी, 5 करोड़ तो मिनिमम होगी। 5 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, अगर मैं 2 जीरो भी हटा दिए तो ये वैल्यू कितनी बड़ी हो गई। लेकिन चलो फिर भी ये क्या करते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए 3 जीरो हटवाते हैं, तो ये वैल्यू है 1000। इसको आप फैक्चुअल नॉलेज मानो, लेकिन ये लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में क्लियर क्लियर दे रखा है, ये स्टेटमेंट इसका गलत था। तो ये क्वेश्चन आपका देखो प्रेसिडेंट का आ गया ना, वहाँ ऊपर सिलेबस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं लिखा था, तो ये आपका बेसिक भी था और आपको फैक्चुअल नॉलेज थी तो उस टॉपिक की, तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर आपको ये तीनों चीज़ें पता थी तो फिर ये इसको एलिमिनेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों ऑप्शन थे आपके पास। अब पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके रिगार्डिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या था कि पहला इलेक्शन कब हुआ था, पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में। अरे भाई जब 1952 में इलेक्शन हुआ था तो तुम 1 महीने पहले, 2 महीने पहले थोड़ी ना, तुम अप्रैल मई में इलेक्शन हुए थे, तो 2 महीने पहले थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करोगे तुम। हम आज़ाद हो गए थे 47 में, 50 में तुम रिपब्लिक बन गए, तो 2 साल क्या कर रहे थे, इलेक्शन की तैयारी करते ना। तो इलेक्शन की तैयारी कौन करता, इलेक्शन कमीशन करती। तो ऑफकोर्स ये 50 में बनेगी तभी तो 2 साल में तैयारी करेंगे, क्योंकि पहली बार इलेक्शन था तो डिलिमिटेशन होगा, सारे वोटर लिस्ट बनेगी, वो सब बनेंगी, वो 1 महीने का काम नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं 90s 50s की, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बेसिक फैसिलिटी नहीं होती थी। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत था। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, तो इसमें हमें 3 इनकरेक्ट देखने पड़ेंगे। अब देखो मल्टी मेंबर वाला जो कमीशन बना था ये कब था, सिंस 1952 डिसीजन। अब ये वाला स्टेटमेंट आपको पता नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली ये आपको डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिया, बुक्स में भी आपको नहीं देखते इतना डिटेल में। तो इसको आप होल्ड पे रख लो कि क्या पता सही हो, क्या पता गलत हो।
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि एडवाइजरी। अब देखो कमीशन क्या करेगी, एडवाइस करेगी जुरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ द पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ही करती है एडवाइस? किस चीज़ के लिए एडवाइस करती है? कि जो इलेक्शन से होते हैं ना, डिस्क्वालीफाई करने होते हैं कि भाई कोई भी इलेक्शन में मिसमैनेजमेंट किया तो वो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को वो बताते हैं कि भाई इस एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दो या इस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दो। इसमें एक चीज़ याद रखना कि कौन से डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब कौन इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस में स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, उसके अंदर स्पीकर आता है, और बाकी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, जो इलेक्शन पीआईएल के अंडर केस फाइल होते हैं, वो सब हम इलेक्शन कमीशन के थ्रू आते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। अब देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर और 60। ये तो आपको सिंपल सी नॉलेज है कि 6 साल होता है, 65 होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही था। तो ये गलत हो गया ना, सॉरी। हाँ, ये 5 और 6 ये गलत हो गया। अब देखो, मल्टी लेवल बॉडी एक्चुअली ये बनी थी राजीव गांधी के टाइम पे, जब टीएन सेशन को बनाया गया था। टीएन सेशन को बनाया था 1950 में, उससे थोड़े दिन पहले ही बना गया था। तो 1950s की बात है ये। अगर आपको नहीं पता तो बात अलग है, लेकिन आपको पता था ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। और अगर ये पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो और ईजी हो जाता। दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट पूछा ना, तो करेक्ट हो गया थर्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर की पावर पूछ रहे हैं लोकसभा में, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हाँ करेक्ट। अब लेकिन ये क्वेश्चन टफ क्यों हो गया? इनके कारण, और इसके कारण इजी भी हो गया। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता लगाना है कि ये गलत है तो उससे इजीली हो जाएगा। पहला, स्पीकर प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस। सही बात है, जॉइंट सिटिंग के लिए जब भी कोई भी बिल है राज्यसभा में पास नहीं होता तो उसको जॉइंट सिटिंग बुला देते हैं, क्योंकि लोकसभा में क्या होती है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है। और मनी बिल होता है, जब भी ट्रांसफर होगा किससे, लोकसभा से राज्यसभा की तरफ जाएगा, उसको सर्टिफाई करने की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है। ये बात भी सही लग रही है। रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल अंडर कंसिडरेशन स्पीकर सेल नाइदर बी प्रिसाइड। चलो ये बात तो मान लिया कि स्पीकर किसी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है तो वही जज नहीं हो सकता ना, क्रिमिनली जज नहीं हो सकता, तो उसके अगर हटा रहे तो उसको कैसे चेयर करने देंगे? ठीक है क्या? और नो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। अरे भाई, हटाओगे तो वो बात अलग है, लेकिन वो एमपी भी है ना, तो आप उसको जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया है उससे पहले आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि आप प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं करोगे। वो अपने आप को डिफेंड करेगा, 14 दिन का उसको टाइम मिलेगा, तो वो करने के लिए उसको ये वाला पार्ट यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। और एक ब्लैक शिप बहुत है हमारे लिए, काले वाली। पॉइंट नंबर 3 उड़ा देगा, देख लेना। ये उड़ गया और ये 2 उड़ गए। चलो अब और देख लेते हैं। स्पीकर डज नॉट वोट ऑन द हाउस एक्सेप्शन और इक्वलिटी ऑफ वोट। मतलब स्पीकर जनरली वोट नहीं करता है, सिर्फ वोट करता है इक्वल, जब दोनों तक टाई हो जाए उस वाली कंडीशन में। इसको बोलते हैं कास्टिंग वाला, जो होता है ना, वोट कास्ट करता है कि नॉर्मली हो जाए। क्यों ऐसा क्यों करता है? स्पीकर होता है हाउस का लीडर होता है ना एक तरीके से, तो जनरली अगर वो इंटरफेयर हर वोट में अपना वोटिंग करने लग जाएगा, एक तरीके से थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई आप तो, आपका तो मेन जिम्मेदारी थी आप रैशनल रहोगे, दोनों पार्टियों को सुनोगे, हमको जो डिसाइड करने दोगे, ना कि ऐसा कि आप भी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही था। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है? फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट थर्ड। ये क्वेश्चन था 21 का ऑप्शन है थर्ड। अब आ जाओ 22 वाले क्वेश्चन पे। 22 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर फाइनेंस कमीशन ने नोटिफाई किया है। ये देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम नॉलेज के बेसिस पे करोगे,
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तुम सोच रहे हो नॉलेज के बेसिस पे, तो देख लो कभी भी तुम आरएस नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर इतना डिटेल में पढ़ने लग गए कि किस किस में ग्रांट है, इतना ज़्यादा रटोगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि अगर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वो मेरी नॉलेज चेक करना चाहता है या वो मेरी कॉमन सेंस, किस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करना देखोगे। कौन सा मैटर है, फाइनेंस कमीशन ने नोटिफाई किया है, ठीक है, इज नॉट। फाइनेंस कमीशन क्या होती है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी टैक्स प्रोसीडिंग होती है उनको डिवाइड करने का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, नेक्स्ट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स विच विल बी मे बी डिवाइड बिटवीन द अंडर चैप्टर, ठीक है। हाँ, इतना पता है कि हाँ टैक्स के बीच में होता है। ग्रांट इन एड के बारे में बताती है, बात सही है, रेवेन्यू के रिगार्डिंग सही है। नीड फॉर आर्ग्यूमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द पंचायती राज के बारे में ये भी बताती है, सही बात है। रिकमेंडेशन देती है कि टाइट अनटाइट, वो जो ऑप्शन आता है ना उसमें आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखो। अब देखो, रिव्यूइंग द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग द क्लाइमेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, भाई उसका काम है टैक्स वाला जो पार्ट है, टैक्स वाले पैसे स्टेट को भी मिले सेंटर के अलावा, वो काम है। अब क्लाइमेट चेंज वाला फाइनेंस कमीशन का क्या सेंस बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। और बाकी तीनों सेंस बना देते हैं कि हाँ अगर एग्जैक्टली नहीं आता तो भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुमको करना था ऐसे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन किसी ने कर लिया तो बहुत बढ़िया है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। वैसे ये वाला स्टेटमेंट सही था, ये गलत थे, दोनों दोनों आगे पीछे हो गए, तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको इग्नोर मार सकते हो। अब देखो क्यों इग्नोर मार सकते हो, 2024 2004 का क्वेश्चन है ना, ये 2004 की इलेक्शन की पूछा है। हाँ अगर ये अभी लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट इलेक्शन हो रहे थे ना, लोकसभा के या स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते, उसका अगर डाटा पूछा तो मैं मानता कि हाँ भाई इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक पहले इलेक्शन से लेके 16 इलेक्शन हुए लोकसभा के, 15-16 इलेक्शन हुए स्टेट असेंबली के, सारे तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। पहला पता होना चाहिए, लेटेस्ट पता होना चाहिए, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ तो अगला जाओ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बनी थी किसकी रिकमेंडेशन में थी, बेसिक है, सांतनम कमेटी। अब देखो मैं कह रहा हूँ सांतनम कमेटी ठीक है, लेकिन अब आपका होमवर्क ये होता है कि इन कमेटीज को रिकमेंडेशन क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए, कि मतलब कौन सी कमेटी से क्या बनी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी किस पे बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटी पे बनी थी, और किससे आया था, 1942 सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया था, ठीक है। वैसे आपको पता है ये कमेटी कौन सी है, केलकर कमेटी कौन से वाली कमेटी है, पॉलिटी में, तो पॉलिटी वाली केलकर कमेटी की बात कर रही है लोग, ठीक है। तो ये आपको बेसिक में आएगा भाई, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं, विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बताता है। और विजिलेंस कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर फेस द प्रेसिडेंट रूल इन राजस्थान मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, फैक्चुअल नॉलेज है। हाँ लेकिन फैक्चुअल है, लेकिन ये कोर्स का पार्ट है, सिलेबस का। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में नहीं था, नहीं नहीं नहीं, ये सिलेबस में था। तो मोटे मोटे आप देखोगे 16 से लेके 20-25 तक, इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे, इंडिया लेवल के थे, अब ये राजस्थान का क्वेश्चन आने लग गया। तो 10 क्वेश्चन, इसमें सबसे क्या था, मेन बैरन सिंह शेखावत थे, ये आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कुछ वो नहीं कर सकते हम भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, एंड ऑफ द नवंबर 24 एग्जाम कब हुआ है, फैब 25 में, 3 महीने पुरानी डेट पूछ रहा है, तो ये ऑफकोर्स ये टॉपिक न्यूज़ में होना चाहिए था, या मतलब जनरली ये वैसा ही क्वेश्चन था। कितने मेंबर थे वुमेन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या करोगे, छोड़ोगे। 2 मिनिस्टर थे, उन दोनों के आपको नाम पता होने चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब क्या बोल रहा है,
इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये क्या, ये जो दो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ये फैक्चुअल थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप में आता था। ये आपका, ये आपको फैक्चुअल कैटेगरी में डालोगे इसको। ठीक है, कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। वही हो गया कि तीन करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो देखते हैं, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट एग्जामिन order frame in pursuance of the provision of the constitution and delegate power to the subordinate authority to make law। देखो, सबऑर्डिनेट कमेटी क्या होती है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया, अब उसके अंदर जो बेसिक रूल फिल करने का काम होता है ना, वो उनका होता है। अब कंडीशन क्या है कि रूल बनाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रूल बना दोगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी हमने एक्ट बनाया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल बनाने हैं। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछना है, देखना है। कमिटी में एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द बिल विच सीक द डेलीगेट पावर टू मेक द ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। स्पीकर रेफर द बिल कंटेनिंग द प्रोविजन फॉर द डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर टू द कमिटी। सही है, स्पीकर कह सकता है कि भाई इसको अच्छे से थोड़ा डिफाइन करके लाओ। अब देखो, ये तीन तो मुझे लग रहे थे सही। अब मैंने दिस इज डन अंडर द रूल 240 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे आपको लगानी पड़ेगी कॉमन सेंस ही। क्यों, आपको तीन क्वेश्चन स्टेटमेंट तो लग रहे थे सही, जो कि हैं भी। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, तो आपको गैस मार रहे हो तो इसी पे गैस मारने का। वैसे सही बात है, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या था कि इसमें डिफाइन कर रखा है कि ऑर्डर क्या होता है, वो सब क्या होते हैं ना, कीवर्ड जो होते हैं उसके, तो वो सब डिसाइड करके थे। तो ये क्वेश्चन नॉलेज है, तो तीन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, एक ऑप्शन बचेगा जो आपको नहीं पता है, तो आप उसको टिक लगा सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 28 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नर। गवर्नर राजस्थान वाले सिलेबस में क्लियर दे रखा था। अब क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है गवर्नर के रिगार्डिंग, तो तुमको वो स्टेटमेंट देखना है जो गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख। हाँ, सही बात है, यहाँ पढ़ते ही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख अबोलिश बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ, अब देखो, इसमें एक चीज और बतानी है मेरे को, याद रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये एक चीज नहीं है। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोनों आसपास हुए थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों लाए आपको पता है, लेकिन ये जो 7th आया था ना, ये था कि जो जो सिस्टम था ना पहले वाला, कौन सा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसके लिए क्या किया था, प्रिंसली स्टेट उनसे एग्रीमेंट किया था। तो उस एग्रीमेंट को अबोलिश करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डालना पड़ेगा, तो उस वाले पार्ट कितने था। लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला काम था ना, वो क्या था, वो पार्लियामेंट के पास है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल एक्ट के साथ कर सकती है। यही तो है ना, आर्टिकल कौन से हैं, 2, 3, 4, यही तो बोलते हैं कि जो भी हम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करना है उसके लिए जो भी एक्ट आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि जो राज प्रमुख का जो था वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द राज प्रमुख इज अबोलिश अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और हाँ बात तो सही है, वो नहीं नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ये आपका बेसिक डिफरेंस था, ये मैंने बता दिया, इसको अच्छे से और आप देखना है। ये दो स्टेटमेंट सही हैं। अब तीसरा, गुरमुख निहाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन द 1 नवंबर 1946। अब देखो, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, ठीक है, 1 नवंबर से एप्लीकेबल था 56 में, तो उसी दिन गवर्नर को अपॉइंट करोगे, उसी दिन वो एक्ट स्टार्ट होगा। तो गवर्नर शपथ लेगा तो 1 तारीख को, तो
थोड़ा सा डाउट है। अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है, हिरबाव बागड़े जो हमारे जो अभी गवर्नर थे, ऑफिस गवर्नर इन्होंने लिया था, ये आप जरूर पढ़ते हो। जो लेटेस्ट में जो भी गवर्नर है, सीएम है, जो भी मेजर मेजर पर्सनैलिटी है ना स्टेट की, अब जैसे नए आरपीएससी के चेयरमैन बने थे, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, और उनकी आपको डेट पता होनी चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस सर्विस से थे, वो सब चीज़ें। तो वैसे ही ये चीज़, ये आपको पता था कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जब मेरे 3 स्टेटमेंट सही है, मुझसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो मैं किस पे जाऊँगा? इस पे। और इसका आंसर था 25 अक्टूबर के आसपास। 25 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया। तो आपको ये नॉलेज से भी हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत होता है, ये 3 सही है। अब देखो, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, लेकिन इन राजस्थान, तो आपको राजस्थान स्पेसिफिक पता होना चाहिए। ये आपको एकदम फैक्चुअल नॉलेज है जो आप किताबों में पढ़ोगे। इसके कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। इसमें कोई सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एट जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन अब आप बोलोगे जनरली हम तो बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना राजस्थान लेवल पे, वो सब हम पढ़ते हैं, तो ये वाली आप इग्नोर मार जाते हो, या फिर हम लोग इतना जल्दी, क्योंकि ये सिर्फ एक जयपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरे राजस्थान की नहीं है। हाँ, कोई ऐसी बॉडी होती कि जब पूरे राजस्थान लेवल पे होती तो उसको पढ़ते। तो इसको अगर आपको गलत हो रहा है, आपको नहीं आता, तो इसको छोड़ दो। 82 में बनी थी वैसे। ये आएगा फैक्चुअल। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रिंसली स्टेट हैज बीन एनएक्टेड द लेजिस्लेशन ऑन द पंचायती, मतलब वही था कि पंचायती राज इंडिपेंडेंस से पहले कौन से स्टेट्स में आ गया था। तो ये आपको हिस्ट्री का है। पॉलिटी में इसलिए आ जाता है क्योंकि पंचायती राज का नाम ले दिया, लेकिन अदरवाइज ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो इसमें कौन से स्टेट थे, तो वो आपको देखना है। और इसमें करेक्ट इनकरेक्ट कुछ दे नहीं रखा, तो ये एकदम फैक्चुअल वाला हो गया। ठीक है। इसमें मेनली मेजर मेजर स्टेट है वही करेंगे, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। और जनरली भी देखो, जो भी डेवलपमेंट वाला काम होता है ना, वो छोटे स्टेट्स में नहीं आएगा, वो हमेशा बड़े बड़े स्टेट्स में ही आएगा। अब देखो, छोटे छोटे स्टेट जो है इनमें कहाँ से आएगा? अब बड़े स्टेट में क्या होता है कि वैसे भी उदयपुर, जयपुर, ये तो क्या एडवांस थे, तो ये तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। अगर आपको पता था जयपुर वाला है, तो इसी से आप आइडिया लगा, किसी और में ऑप्शन नहीं है, उदयपुर से आप आइडिया लगा सकते हो, ये चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन था वैसे, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भाई आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। ये मैंने कम से कम 5-6 जगह पीवाईक्यू में देख लिया। इसका आंसर था ये वाला कि कौन से जो भी कोई भी ऑफिसर है ना डिस्क्रिमिनेट, उसके डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, आरपीएससी उसको कंसल्ट करेगी, उसके अंदर कंपलसरी होता है। आर्टिकल है 230। तो ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ये, क्योंकि आपके एथिक्स में भी काम आता है, पॉलिटी में भी काम आएगा कि भाई एक ऑफिसर को अपनी सर्विस एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके ऊपर अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, या फिर कोई ऑफिसर गलत कर रहा हो। कि जनरली हम देख रहे हैं ना आजकल ऑफिसरों पे नई नई इशू आ रहे हैं, कोई मिस वो कर रहे हैं, फिजिकल हैंडीकैप डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, या फिर और डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर रहे हैं, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर का, जबकि पैसे बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंट्रोवर्सी आती रहती है, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन में आस्क करते हैं। ये न्यूज़ में भी रहता था ये टॉपिक। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो ये आप इसको कैसे भी करो, पीवाईक्यू में भी आता था, करंट अफेयर के थ्रू भी आप करोगे, क्योंकि मैगजीन में पढ़ोगे तो आप ये कोई कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें ये वाला आर्टिकल मेंशन आता है कि हाँ इसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी है, तो आरपीएससी इस आर्टिकल के अंदर ये करेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट माथुर अनिल कुमार माथुर ऑफिस रजिस्ट्रार। ये है एकदम फैक्चुअल। अगर आप राजस्थान स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आपको क्या पता हो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि जनरली बच्चों को ये चीज़ें पता होती कि ये कब हुआ था। वैसे इसका ऑप्शन था कि 20 अप्रैल को 2024 में। इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा। अब देखो, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द राजस्थान लोकायुक्त एंड डिप्टी लोकायुक्त एक्ट 1973, लोकायुक्त
empowered to investigate the allegation against the minister and the public servant in the certain case। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इस एक्ट के अंदर कुछ पावर दे रखी है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, किसके कारण? मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट के। ठीक है, अब क्या पूछा है? इन कौन से सब्जेक्ट पे नॉट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन, किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? अनरीजनेबल हार्म और सफरिंग कॉज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, ओके। अब्यूजिंग द हिज ऑफिशियल पोजीशन एज ए पब्लिक सर्वेंट टू ऑब्टेन इलीगल बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ और फैमिली, हाँ सही बात है, ये तो करेगी, क्योंकि वही तो करप्शन का एक अलग तरीके से बहुत सारे होते हैं ना, सिर्फ पैसे नहीं ले रहे लेकिन आप फेवर ले रहे हो, वो भी एक तरीके का करेक्शन होता है। फिर कैन रिलेट बीइंग गिल्टी ऑफ द करप्शन इन द लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, ये भी सही है। अब देखो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अगेंस्ट, अरे भाई ये तो इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा ना, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे करप्शन वाला एंगल कहाँ आ गया कि मिस मैनेजमेंट, हाँ ये सब आएंगे, इन पे भी इंक्वायरी होगी, लेकिन वो डोमेन लोकायुक्त की नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट और यही आपका है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन था, जनरली जिन्होंने आर ओ की तैयारी की थी उसको थोड़ा इजी था, लेकिन हाँ ये डाटा आपको अगर पता तो ठीक है, नहीं पता तो कुछ का कुछ नहीं कर सकते। कि उसके लिए डिपॉजिट अमाउंट कितनी होती है मेयर की इलेक्शन के लिए, तो इसकी होती है 30,000। 35 वाला हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन ही है इस वाले का, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट बाय द गवर्नर। अब देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे क्वेश्चन आ गया, अपॉइंट बाय गवर्नर on the basis of recommendation of committee, which of the following is not member of the committee? बेसिक है। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ोगे तो उसमें ये तो पढ़ोगे ना कौन से एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंदर बना, ठीक है, कौन कौन उसके अपॉइंटमेंट है, क्या उसके काम है, क्या बिलिंग अथॉरिटी है, और ये सब हम पढ़ते भी हैं। सीएम होता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। हाई कोर्ट ये नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये फिर से आ गया एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट कमीशन का है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कंप्लीट द 5 ईयर, ये क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, क्या सेंस बनता है इसका? हाँ, सिटीजन चार्टर वाला एक लास्ट और कर लो। एम ऑफ द सिटीजन चार्टर इज नॉट, सिटीजन चार्टर क्या था? सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता था कि ऑफिस के बाहर आपको एक पेज पे लिखा मिल जाएगा कि आपको ये सर्विस गवर्नमेंट के ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। अब क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ द सर्विस डिलीवरी, ऑफ कोर्स यही तो हुआ सिटीजन चार्टर का मतलब, सिटीजन को राइट कि भाई आपका ये काम 2 दिन में हो जाएगा, ये काम 3 दिन में हो जाएगा, ये। अब कह रहे कौन सा एम नहीं है, तो पहला तो एम है सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, ऑफ कोर्स। अरे मैं किसी को अच्छे से बताऊंगा कि भाई आपका काम इतनी देर में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। अब अगला क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक तरीके से कह सकते हो, अगर श्योर नहीं हो तो होल्ड कर दो। टू क्रिएट द इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड। अब देखो अकाउंटेबिलिटी तो इसमें कहते हैं कि सर आपको इतना काम था, इतने देर में करना था, ठीक है, लेकिन एक हियरिंग पब्लिक डिमांड ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये आपको नहीं लगता कि इसके लिए दूसरे एक्ट है? ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। बाकी आगे वाले क्वेश्चन आपके ये इकोनॉमिक्स वाले आ गए। इसमें एक क्वेश्चन था 119 वाला, और सॉरी इसका आंसर नहीं बताया ना, कौन से वाले का? इससे ऊपर वाले का। इसका आंसर ये एन के जैन थे, सेकेंड वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन और था 109 वाला, अरे हाँ, 108 109, रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ द लैंग्वेज। अब वो क्लासिक लैंग्वेज पे पूछ लिया इन्होंने, बस क्या है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, फैक्चुअल भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको इसमें ये भी हो सकता है क्लासिक लैंग्वेज की अगर वो क्वालिफिकेशन पूछता तो,
क्वालिफिकेशन पूछ सकता था, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है वो भी पूछ सकता था, दोनों चीज़ पूछ सकता था ना। तो इस वाले टॉपिक को, इस वाले क्वेश्चन का मतलब ये था कि ये चीज़ें भी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। जनरल करंट अफेयर का टॉपिक था, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा वो था। अब देखो, अब इसमें अगर आप इसको समराइज करोगे कि ये जो पूरा पेपर हमने अब डिस्कस किया है कि भाई हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, ये देखो, सिलेबस में सिटीजन चार्टर दे रखा है, क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। ह्यूमन राइट टॉपिक दे रखा है स्टेट वाला, एक क्वेश्चन आ गया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आ गया, आरटीआई पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लोकल पंचायती राज पे आ गया, अर्बन बॉडी पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लोकायुक्त पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये किसका है, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएससी पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पंचायती राज के ऊपर आ गया क्वेश्चन, ये एंशियंट हिस्ट्री, ओ सॉरी हिस्ट्री का है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जेडीए पे क्वेश्चन आ गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी पे क्वेश्चन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 73rd 74 पंचायती राज सिस्टम के एक पार्ट है ये, ठीक है। गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ गवर्नर पे क्वेश्चन है। फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन किस पे आया है, वुमेन काउंसिल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हुई इज सी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन से सीएम गवर्नर से रिगार्डिंग जो आता है वो आ गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको इग्नोर मार सकते थे आप। ये किस पे क्वेश्चन आ गया, फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन ये आप इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हम अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये इतना तो, ये जो बेसिक हैं ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब क्या गया, स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया, लोकसभा पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन किस पे, इलेक्शन कमीशन पे आ गया, ठीक है। प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने नाम बोले हैं आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें सिलेबस निकालो, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर मारो इसको। फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पे था, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, आप जो फ्रेमिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो भी अमेंडमेंट हुए, उस पर दो तीन क्वेश्चन आ गए। फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी एक ऑप्शन में अगर आपको याद हो, वो सेंट्रल विजिलेंस, सॉरी, सेंट्रल विजिलेंस थी, उसमें एक ऑप्शन था स्वर्ण सिंह कमेटी, वो किससे रिलेटेड थी, फंडामेंटल ड्यूटी से थी। तो इनडायरेक्टली ऑप्शन में तो आ गया था कि अगले साल में भी उस पर टॉपिक पे आ सकता है। गवर्नर पे देखो, स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया, और जुडिशरी पे क्वेश्चन आया था क्या, सॉरी प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया, और किस पे क्वेश्चन आया था इसमें, स्पीकर पे आया था, राइट, हाँ स्पीकर पे आ गया था। इमरजेंसी प्रोविजन पे इस बार क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन प्रेसिडेंट पे आ गया। अर्बन रूरल, इस वाले टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन आ गए आपके, लेकिन उसमें यह था कि दो ही सिंपल थे, बाकी आपको फैक्चुअल नॉलेज पे। इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ गया डिस्क्वालीफाई करने के लिए किस, कौन रिकमेंड करेगा। यूपीएससी पे क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन आरपीएससी पे आ गया। ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इस पे देखो वुमेन पे नहीं आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट पे नहीं आया, नीति आयोग पे नहीं आया, इस पे अगले साल क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक पॉलिसी सबऑर्डिनेट कमीशन वाला जो पार्ट था ना, सबऑर्डिनेट कमिटी वाला जो था, वो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आ गया, सोशल ऑडिट पे नहीं आया। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे लोकायुक्त वाला जो पार्ट है, लोकपाल लोकायुक्त, उस पे आ गया था क्वेश्चन। चलो, विजिलेंस कमीशन यही तो आया था, इसकी जो कमेटी थी, इसकी कमेटी थी, उस पे आ गया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे नहीं आया, स्टेट वाले पे क्वेश्चन आ गया। गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया, सीएम गवर्नर वो आ गया था कि, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये क्वेश्चन आ गया था कि दो वुमेन है, एक क्वेश्चन इस पे आ गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली पे, हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए थे उनका क्वेश्चन आ गया। अब इसमें बात हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट, डिवीजन, एसटीएम। अब देखो इन टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया, क्यों नहीं आया, मेरे को सिलेबस कवर करना था। ये मैं मेंस में भी सेम टॉपिक आता है, मेंस में पूछ लूंगा मैं, यहाँ नहीं पूछा कोई बात नहीं, मेंस में पूछ लूंगा। आरबीआई से क्वेश्चन आ गया कि मैंडेटरी होता है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए उनको। इलेक्शन कमीशन कोई बात नहीं,
लोकायुक्त हमारा जो राजस्थान का एक्ट था उसको अच्छे से पढ़ना था, और पंचायती राज के रिगार्डिंग जो राजस्थान का था उस पर भी क्वेश्चन आ गए। तो आपने एक चीज़ देखा कि मैक्सिमम एक दो लाइन ही मिस हुई होगी, एक दो टॉपिक मिस हो गया, लेकिन बाकी हर टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये था हमारा 2024 के आर एस पॉलिटी का पेपर। कुछ कुछ क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल थे, लेकिन वो भी डुएबल थे। हाँ, दो या तीन क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप 20 में से इजीली 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।